इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। मतलब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके जो एग्जीक्यूटिव्स है उसको उसकी सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड में डालना पड़ता है। जो स्कीम वो मैनेज करते हैं तो दे आर नाउ मोर कॉन्शियस अबाउट डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि जो जहाँ पे भी पैसा डाल रहा है वहाँ पे उसका पैसा भी तो जाएगा राइट, अगर डूबेगा। अगर आज सब म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है 20 साल बाद म्यूचुअल फंड उतना ही रेलेवेंट रहे। आई थिंक उस पेज इंडस्ट्रीज़ है तो वो स्टॉक मैंने 5,000 पे लिया था और आज के दिन में उसका आई थिंक 45,000 ऐसा कुछ वैल्यू है। ओके, सिमिलरली अपोलो इंडस्ट्रीज़ भी मैंने आई थिंक 70 में लिया था जिसका भी आज के दिन में 600 रुपया उसका वैल्यू है। ओके, सो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो मैंने लिए हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा आप अभी एक्सपोजर भी लिया हुआ है आपने इतने टाइम से, सो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने का क्या तरीका होता है? ओके, सो काफ़ी लोग सो हाय वीरेंद्र सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मेरे पास इनफैक्ट सीखने के लिए बहुत कुछ है बिकॉज आई एम इन माई अर्ली 20s एंड यू आर इन योर अर्ली 50s। तो ऐसा है कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है कि जहाँ पे लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड समवन जिसने अपनी फाइनेंशियल जर्नी बहुत अच्छे से जी ली है एंड बहुत अच्छे डिसीजंस के साथ आपने फाइनेंशियली फ्री भी हैं आप, राइट? करेक्ट। आज हम ट्राई करेंगे कि जो मेरे जैसा कोई यंग बंदा देख रहा है या ऐसा कोई पर्सन देख रहा है जिसको अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है एंड कैसे आपकी जर्नी इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम, तो हम इस पॉडकास्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे। Sure. Thank you, first of all. It is really honor to be on this podcast and on this platform. First of all, I like to say कि जो भी व्यूज़ जो भी मैं इधर बता रहा हूँ, ओके, वो दैट इज़ माई पर्सनल व्यूज़। ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई एम्प्लॉयर। ओके, second is that ki I'm just trying to share my experience, okay, in the financial journey. I'm not a financial advisor as such. So anyone who wants to maybe take a advice or whatever wants to do implement anything, he has to consult the financial advisor. ओके, Yeah. तो सर आपने अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग एक्चुअली देख ली है अभी, और हम अगर आज सोशल मीडिया में जाते हैं तो सब बात करते हैं यहाँ से 20-25 साल के बाद की, कि अगर आप आज 10,000 रुपये की SIP चालू करो तो 10-15 साल बाद आपका पहला करोड़ आएगा, दूसरा करोड़ आएगा, उसके बाद आपने वो सब कर लिया है। तो आपका एक्सपीरियंस आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड मेरे को थोड़ा आप ये बताओ कि आज सब म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं बट यहाँ से 20 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा था। तो तब किस चीज़ में लोग इन्वेस्ट करते थे और क्या चीज़ जिधर लोग सबसे ज़्यादा पैसा डालते थे? करेक्ट। सो आई थिंक पहले इतना म्यूचुअल फंड स्टॉक का इतना नहीं था, मतलब लोगों को इतना पता नहीं था और बहुत कम लोग मतलब इसमें करते थे इन्वेस्ट। एंड आई थिंक पहले सब लोग प्रॉपर्टी या गोल्ड में ज़्यादातर मतलब जो करते थे, गोल्ड मतलब आई विल से दैट कि गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था। सो 20-25 साल पहले मतलब ऐसा टाइप का सिनेरियो था, मतलब ओके। तो बट फिर आपने कब इवॉल्व किया, फिर कब आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की तरफ आए? मेरे फादर स्टॉक का थोड़ा बहुत करते थे बहुत साल पहले एज ए सॉर्ट ऑफ अ सेकेंड इनकम। मतलब मैं जब भी अर्निंग करने लगा, मतलब मेरा जब भी इनकम चालू हुआ, सैलरी आने लगा, तभी मेरे फादर बताते थे कि ओके थोड़ा ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो या ये IPO में इन्वेस्ट करो करके बताते थे। तो वो वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ और वो IPO में इन्वेस्ट करते थे बहुत साल पहले, तो थोड़ा लिस्टिंग गेंस मतलब मिलता था या थोड़ा टाइम के बाद रिटर्न मिलता था, तो वो करके मैं मेरा जर्नी चालू हुआ। फिर आगे ऊपर मतलब स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट किया था तो कई बार ऐसा था कि मैं सेल नहीं कर पाता था या क्योंकि मेरा काम की वजह से, तो उसकी वजह से स्टॉक पड़े रहते थे। फिर मैं देखता था कि स्टॉक का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है, ओके, तो मेरे को अच्छा लगता था। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे पिताजी भी बताते गए कि ओके ये स्टॉक अच्छा है, वो लेना चाहिए, ये लेना चाहिए करके, तो वो मैं लेता था। और क्योंकि मेरा सैलरी था, मेरे पिताजी की तो सैलरीड नहीं थे, ही वॉज लॉयर एंड ही वॉज डूइंग स्मॉल बिजनेस। सो उसके पास तो ऑप्शन नहीं था कि थोड़ा बहुत ये पैसा इन्वेस्ट किया और थोड़ा रिटर्न मिल रहा है तो बेच के वो पैसा मतलब ले लेते थे, मतलब कर लेते थे। बट मेरे पास सैलरी था तो मैं जनरली बेच के प्रॉफिट बुक करना ऐसा मैं नहीं करता था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे उसका स्टॉक का वैल्यू बढ़ते गया तो मेरे को अच्छा लगने लगा
एंड दैट इज़ हाउ इट इंस्पायर्ड मी, मतलब मेरे को इंस्पिरेशन मिला टू कंटिन्यू डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो सर अब म्यूचुअल फंड के बाद अब आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? सो म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग में बहुत पहले म्यूचुअल फंड में करता था, बट फिर बाद में मैं स्टॉक में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड में करता हूँ थोड़ा बहुत, आई से कि मे बी 10% टाइप से करता हूँ, जस्ट टू नो हैव अ सेफ्टी नेट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके, कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट करके। बट ज़्यादातर मैं स्टॉक में करता हूँ, और ऑफ लेट मैंने स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट चालू किया है। ओके, तो आपने मतलब ओवरऑल ट्रेंड हर बार चेंज किया है, क्योंकि अगर आज सब म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज़रूरी नहीं है 20 साल बाद म्यूचुअल फंड उतना ही रेलेवेंट रहे। हाँ, करेक्ट। सो आई थिंक वो है, बट म्यूचुअल फंड का ऐसा है कि आई थिंक कोई नया स्टार्ट कर रहा है, जैसे आप जैसे कोई है जो वो स्टार्टिंग हिज जर्नी, ओके, इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, तो म्यूचुअल फंड से चालू करना थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज उधर रिस्क थोड़ा कम होता है। और इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑफ लेट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आया है, जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, कि सेबी ने ऐसा रूल लाया है कि जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी फंड है, मतलब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स है, उसको उसकी सैलरी का आई थिंक 10% म्यूचुअल फंड में डालना पड़ता है। जो स्कीम वो मैनेज करते हैं, ओके, उसका 10% उसको भी वो स्कीम में डालना पड़ता है। वाई? बिकॉज दैट इज लाइक हैविंग अ स्किन इन द गेम। हाँ। ओके, सो वो एक रूल आ गया है। सो कोई भी लेवल का एम्प्लॉय है म्यूचुअल फंड का कंपनी में, तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो दे आर नाउ मोर कॉन्शियस अबाउट ना डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि जो जहाँ पे भी पैसा डाल रहा है वहाँ पे उसका पैसा भी तो जाएगा, राइट, अगर डूबेगा तो वो हिसाब से अभी म्यूचुअल फंड काफ़ी नहीं अच्छा है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करोगे तो डूबने का चांसेस कम है कंपेरेटिवली जो 20 साल पहले था। और सर मतलब आपका जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ कब टच किया था? ओके, सो मेरा नेटवर्थ ऑब्वियसली 10-12 साल हो गया शायद। ओके, इट वाज अराउंड 2010 के आसपास। बट मेनली वो प्रॉपर्टी का ही करता था, यू नो राइट, कि आजकल प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट किया था ऑब्वियसली वो बोरोड मनी पे भी था, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था उसका, मतलब स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट किया था, उसको एनकैश करके या प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली वो बोल सकते हो कि 10-12 साल हो गया शायद। तो सर ऐसा वो प्रॉपर्टी में कौन सा सबसे बड़ा गेन आपने कैप्चर किया है कि अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी तो लास्ट कितने में बेची फिर? हाँ, सो अभी नहीं, मतलब मैं प्रॉपर्टी कोई बेचा नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी सब हाँ, इंटैक्ट है? हाँ, आई एम होल्डिंग इट। सो अभी जैसे मैं जो रहता हूँ वो प्रॉपर्टी मतलब जो है 4 टू 5 टाइम्स एप्रिशिएट हो चुका है इन ओके, बट वो 10 साल में, 10-15 साल में। हाँ, 10-15 साल में 4 टू 5 टाइम्स 5 हुई है। टाइम्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। हाँ ओके, जी। तो मतलब बट सर आपने प्रॉपर्टी में भी उतना ही अच्छा रिटर्न कमाया जितना कोई म्यूचुअल फंड प्रॉमिस करता है अगर 10 साल तक। बट सर आपकी जर्नी में ऐसा क्या चेंज आया जब आपने वो अपना नेटवर्थ 1 करोड़ क्रॉस किया? मतलब सब ये कहते हैं कि 1 करोड़ के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, तो एक्चुअली होती है या नहीं होती है? आई थिंक उसका दोनों आंसर है, यस एंड नो। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करोगे तो मे बी हो सकता है कि आपकी जर्नी थोड़ी आसान रहेगी, ओके। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री का डायनामिक्स इतना जल्दी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपने इन्वेस्ट 15 साल पहले किया होगा या 10 साल पहले किया होगा, वो सेम आज के दिन में वो ग्रोथ उसका नहीं हो सका, ओके, नहीं हो रहा होगा। ओके, सो जैसे कि अभी आप देखिए, जैसे आईटीसी है स्टॉक में, ओके, आईटीसी है, एचयूएल है, ओके, तो वो जो उसका जो ग्रोथ पिछले 10 साल में हुआ होगा स्टॉक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से, कंपैरेटिवली उसके सामने अगर आप ज़ोमैटो ले लो या स्विगी ले लो या ऐसे टाइप के जो स्टॉक है, तो उसका वो जो 10 साल में जो ग्रोथ हुआ होगा वो काफ़ी कंपनीज़ का 2 साल में हुआ है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पहले जो था वो सेम अभी आज के दिन में भी वो कंटिन्यू करेगा, राइट। सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आज क्या अच्छा है आज के दिन में, और क्या कहाँ पे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली रीबैलेंस करते रहते हैं? हाँ जी, करेक्ट। सो करेक्ट, मैं कंटिन्यूअस रीबैलेंस करता हूँ, और सी मेरा दो दो तरीका है। मतलब एक है कि मेरे को जब भी कुछ
ज़रूरत है, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, देन मतलब मैं मेरा स्टॉक्स बेचता हूँ, ओके, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और अगर स्टॉक लॉस मेकिंग स्टॉक्स है, दूसरा स्ट्रेटजी में ये है कि अगर लॉस मेकिंग स्टॉक्स है कुछ, तो वो भी मैं टाइम टू टाइम, मतलब साल में 1 या 2 बार मैं उसको भी बेच के मतलब निकल जाता हूँ। ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट? सो दोनों तरीके से करता हूँ कि जहाँ जब भी मेरे को पैसा की ज़रूरत है तो मैं प्रॉफिट वाला भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और लॉस वाला मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि वो लॉस वाला स्टॉक में पैसा रख के वो होप में कि अगर आगे ऊपर बढ़ेगा, वो दैट इज़ आई थिंक वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। ओके, अगर वो पैसा सपोज़ आपका, आपने ₹1000 इन्वेस्ट किया, अभी ₹400 का लॉस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, आप ₹600 ले लो, ओके, निकाल लो, ₹600 ले लो लॉस बुक करके, और 600 हो सकता है आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो 600 का मतलब 1200 भी हो सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है, अगर वो तुम प्रॉफिट लॉस में ही मतलब पड़े रहो, वेट करते रहो कि लॉस प्रॉफिट हो जाएगा कभी, तो वो नहीं होता है। तो वो पर्सपेक्टिव से लॉस भी बुक करना चाहिए टाइम टू टाइम। सर अब जैसा आपने बताया कि रिसेंटली स्टार्टअप्स में भी आपने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ऐसा कोई इंस्टेंस जहाँ पे आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया हो या जहाँ पे पैसा डूब गया हो? हाँ, श्योर, मतलब मैं पिछले कोविड के टाइम से बेसिकली मैंने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट चालू किया है। मैं करीब अभी 12 स्टार्टअप में मेरा इन्वेस्टमेंट है। उसमें से एक स्टार्टअप जो है वो अभी डूबने की तैयारी में है, तो पैसा गया, जाने वाला है, ओके। बाकी का जो स्टार्टअप है उसमें मैं बताऊँगा आपको कि 2 स्टार्टअप का अभी जैसे वैल्यूएशन में देखा था, अभी रिसेंटली मेरे को पता चला, तो जो मैंने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था उसका अभी 5 गुना वैल्यूएशन हो चुका है। ओके, सो मतलब जो किया था उसका 5x 4 साल में हो चुका है। और दूसरा स्टार्टअप का भी अभी मेरे को रिसेंटली लास्ट वीक ही पता चला कि उसका भी वैल्यूएशन 4 गुना हो चुका है। ओके, सो अभी वो नया फंड रेज़ कर रहे हैं, तो वो 4। सो मैं बेसिकली स्टार्टअप में आई डू इन्वेस्टमेंट एज़ एन एंजल इन्वेस्टर। ओके, सो एंजल इन्वेस्टर वही बोलते हैं कि बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करो। ओके, और अगर अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया, अगर अच्छा स्टार्टअप आपको समझ में आया, देखा, तो मतलब हो सकता है काफ़ी ग्रो हो सकता है। सो मोर और लेस बाकी सब स्टार्टअप मतलब अच्छा ही कर रही है, और इसमें सब में आई थिंक 2x तो सबका हो चुका है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ओके, बट जब भी 20x जैसा होता है तभी मेरे को लग रहा है कि एग्ज़िट करूँगा मैं, और वो मैं वेट कर रहा हूँ। जनरली बोलते 5 से 7 साल लगता है स्टार्टअप को ग्रो होने को या वो लेवल पे पहुँचने को। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने एग्ज़िट नहीं किया, एक भी एग्ज़िट नहीं किया। जो फ़ोर्सफुल एग्ज़िट जो हुआ वो स्टार्टअप डाउन हो रहा है, तो मतलब बोल सकते हैं कि वो फ़ोर्सफुल एग्ज़िट एंड लूज़िंग द मनी, मतलब बोल सकते हो। या ओके सर, तो ऐसा कौन-सा बड़ा परचेज़ है जो आपने ये स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से किया है? हाँ, सो मैंने मेरा प्रॉपर्टी जो था वो प्लस मेरा कार जो है वो दोनों मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट से मैंने किया है। मतलब सर ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा या घर एज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, खरीदा? घर भी खरीदा और ये घर घर खरीदा है, करेक्ट। घर खरीदा था हाँ। आपने अपने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो उसका प्रॉफिट बुक करके मैंने प्रॉपर्टी खरीदा जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी। ओके। इन सेम वे मेरा जो कार था वो कार भी मैंने लिया, तभी मैंने जो स्टॉक्स था वो मैंने थोड़ा बेच के फिर मैंने कार खरीदा था। सर तो अगर मैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स कंपेयर करूँ वर्सेस आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कंपेयर करूँ, तो क्या डिफरेंस आया है उसमें? सो निफ्टी 50 का वो मतलब जैसे अभी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो है अराउंड रिटर्न कितना हमने देखा, अराउंड 25 ऐसा कुछ था। बट जबकि मेरा जो था वो अराउंड 400 समथिंग परसेंटेज रिटर्न था। तो और ये वो जैसे एनुअल स्क्रीनशॉट रिटर्न देख सकते हो आप, मैं इसमें है। हाँ, और ये एनुअल रिटर्न की बात होती है। हाँ, एनुअल रिटर्न की बात हो रही है, करेक्ट। तो सर इतना बड़ा मार्जिन कैसे आया आपके पोर्टफोलियो में? आपने ऐसा क्या किया? नहीं, सो आई थिंक कुछ स्टॉक्स अच्छे सिलेक्ट करके मतलब इन्वेस्ट करना, वो एक्चुअली मैंने किया है। और उसमें मतलब मैं बोलूँगा मेरा जो रीडिंग है, रीडिंग मेरे को थोड़ा हेल्प करता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई वो बुक रीड करूँगा जहाँ से मेरे को ना मतलब आइडिया मिलेगा वगैरह। बट मैं जनरली न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ डेली, और न्यूज़पेपर में से मेरे को जो लगता है कि भाई
जो भी जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है या कोई कंपनी के बारे में हर रोज़ मतलब लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूँ और उससे मैं आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड ट्राई टू सी कि उसमें क्या वैल्यू क्रिएट होती है। जैसे मतलब अभी 2-3 आपको बताऊँ, जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ है, तो वो स्टॉक मैंने 5,000 पे लिया था, ओके। सो वो 5,000 पे? 5,000 पे लिया था, हाँ, तभी भी मेरे को बहुत लग रहा था और आज के दिन में उसका आई थिंक 45,000 ऐसा कुछ वैल्यू है, ओके। सिमिलरली अपोलो इंडस्ट्रीज़ भी मैंने आई थिंक 70 में लिया था, जिसका भी आज के दिन में ₹500 500 ऐसा कुछ 500 ₹600 उसका वैल्यू है, ओके। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो मैंने लिए हैं, जो जिसका इतना ग्रोथ हो रहा है कि जिसकी वजह से मेरा ये इतना वो हो रहा है। ये ग्रोथ जो है वो ईसॉप पर्सपेक्टिव से भी हुआ है, क्योंकि मैंने ईसॉप मेरे को जो मिला था, मैंने कुछ-कुछ ईसॉप्स था थोड़ा निकाला था, मतलब मेरा जो भी प पैसा का ज़रूरत था, बट काफ़ी मैंने होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू में और उसका रिटर्न्स में, नंबर ऑफ एक्स रिटर्न्स जो है उसमें। जैसे मैंने ओरेकल का स्टॉक जो था मैंने बताया कि 135 में मतलब मेरे को मिला था, जिसका आज के दिन में 12,500 वैल्यू है एज़ ऑफ टुडे, ओके। और वैसे इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना का स्टॉक था जो मेरे को अराउंड ₹40 में मिला था, जिसका आज के दिन में ₹800 भाव है। तो ये स्टॉक होल्ड करने की वजह से भी मतलब ईसॉप होल्ड करने की वजह से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सर थोड़ा ये ईसॉप्स के बारे में बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते एंड बहुत सारे लोग आजकल स्टार्टअप कंपनीज में काम भी करते हैं। जैसे मैं मेरी भी बात करूँ तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके ईसॉप्स है। तो हमें एक यंग बंदे को क्या देखना चाहिए जब ईसॉप्स मिल रहे हों और कैसे इसे पूरा मैप आउट करना चाहिए? Sure, good question. ESOP basically is a employee stock option. Okay, so basically कंपनी जो है कंपनी कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मतलब बना के बनती है, ओके। सो काफ़ी कंपनीज स्टार्टअप कंपनीज है वो एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देते हैं कंपनीज, ओके, सो दैट दे फील कि ये कंपनी के पार्ट है, ओके, बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, सो वो पर्सपेक्टिव से लोग को एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है। और आपके जैसे लोग जो जिसके पास स्टॉक ऑप्शन है तो उसको वो होल्ड करके रखना चाहिए इन लॉन्ग टर्म और देखना चाहिए अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो इट इज़ मतलब अच्छा है कि आप उधर ही मतलब रहो कंपनी में और कंपनी का ग्रोथ में हेल्प करो और आप खुद भी मतलब उसका बेनिफिट उठाओ, ओके। सो वो मतलब मेरा एडवाइस है कि भाई स्टॉक ऑप्शन मिला है तो यू स्टे इन दैट कंपनी प्रोवाइडेड वो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। काफ़ी लोग का क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ईसॉप जब भी मिला और उसका जैसे मार्केट लिस्टिंग होता है, तो लोग क्या है कि वो निकल जाते हैं, बेच के निकल जाते हैं। तो वो एक ऑप्शन लोगों को याद रखना चाहिए कि भई जब भी मार्केट लिस्टिंग होता है, तभी वो जो प्राइस है, वो उससे भी आगे जा सकता है। नीचे भी जा सकता है बट आगे भी जा सकता है। आप कंपनी के अंदर हो, आपको पता है कि कंपनी का किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब कि जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑफिसेज़ बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। सो आपको जब भी लिस्टिंग होता है तो स्टॉक ऑप्शन निकालना नहीं चाहिए, वो होल्ड करके रखना चाहिए। ओके। मेरे केस में भी जैसे बताऊँ आपको कि मेरे को ओरेकल का जो स्टॉक 135 पे मिला था, वो जब भी उसका लिस्टिंग हुआ तभी वो 530 पे लिस्टिंग हुआ था उसको। ओके। तो काफ़ी मतलब मेरे कलीग्स थे वो लोगों ने वो स्टॉक निकाल दिया। उसको मतलब ऐसा लगा कि 135 का 530 मिल रहा है तो व्हिच इज़ लाइक 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स से ज़्यादा, तो वो करके निकल गए। फिर उसका जब भी उस टाइम पे ऑल टाइम हाई 800 टच किया तो और लोगों ने निकाल दिया। बोला कि अरे! इससे तो ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, राइट? सो ऐसे करके हर बार वो ऊपर-ऊपर जाते गया है और मतलब उसका आज देखो तो 12,500 है, तो कोई सोच भी नहीं सकता था उस दिन कि भई ये 12,000 तक जा सकता है और अभी 12,500। 500, राइट? तो अभी वही है कि अगर आप ईसॉप मिला है और कंपनी में हो और कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो आपको ईसॉप इमीडिएटली निकालना नहीं चाहिए, ओके? हमने रिसेंटली एक आर्टिकल में भी देखा था कि जहाँ पे स्विगी की लिस्टिंग के बाद एक आर्टिकल आया था कि हाँ जी। 500 एम्प्लॉइज़ स्विगी के करोड़पति बन गए। करोड़पति बन गए, राइट, करेक्ट। सो बेसिकली वैल्यू उसका करोड़पति बन गया, मतलब उसका जो स्टॉक ऑप्शन है, शेयर्स है, उसका वैल्यू करोड़ के ऊपर हो गया। बट उसमें से पूरा निकालना नहीं चाहिए, ज़रूरत है तो मतलब ज़रूरत है तो थोड़ा निकाल सकते हो बट पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है। सो मैंने भी वैसे ही किया, मेरे को स्टॉक ऑप्शन मिला था, मैंने काफ़ी कुछ निकाल के जो भी मेरा प्रॉपर्टी लेना था वो सब लिया था, बट बाद में अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ। ओके। तो सर ये तो रही मतलब स्टॉक ऑप्शन इन सब की बात, बट सर म्यूचुअल फंड में ऐसा आप अभी एक्सपोज़र भी लिया हुआ है आपने इतने टाइम से। सो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूँढने का क्या तरीका होता है?
ओके, सो काफ़ी लोग जो है वो क्या करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कोई फ्रेंड से पूछेंगे और बोलेंगे ओके इसमें कर लो और वो कर लेंगे, ओके मतलब डाल दिया। फिर पता नहीं मतलब डाउन द लाइन वो कभी गिर जाता है या उसका ग्रोथ नहीं होता है। सो बेस्ट वे इज़ कि आप ना म्यूचुअल फंड जो भी कैटेगरी में करना है, ओके, सो जैसे ईएलएसएस जो होता है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है फॉर एग्जांपल, ओके। तो आप वो कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, उसका आपको एक लिस्ट देखना चाहिए और वो देखना चाहिए कि उसमें 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना ग्रोथ दे रहा है, ओके? सब जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो आपको देखना चाहिए और उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली दे रहा है कि 3 महीने में भी दे रहा है या 6 महीने में भी दे रहा है, 3 साल में भी दे रहा है, ओके? वो टाइप का म्यूचुअल फंड लेके उसमें आइडियली डालना चाहिए। क्योंकि वो बताता है कि 5 साल में भी उसने अच्छा रिटर्न दिया, 1 साल में भी अच्छा दिया है, 3 महीने में भी अच्छा दिया है। ओके, सो आजकल तो क्या है डेटा सब अवेलेबल है नेट पे इंटरनेट पे अवेलेबल होता है सर्च करते हो तो वो देख के उतना खाली करना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना है। आपको खाली वो देखना है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है तो कौन सी स्कीम अच्छी लग रही है, अच्छी दिख रही है। ओके, अगर एजेंट कुछ बोलेगा हो सकता है एजेंट को कई बार ज़्यादा कमीशन मिल रहा है तो वो कोई और टाइप का म्यूचुअल फंड स्कीम बोलेगा। बट आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड्स अच्छा है कि नहीं है, ओके। इस तरह से। और सर आज के टाइम अगर आपको पता नहीं कि इंटरनेट पे एक बहुत बात चलती है कि मिनिमल लाइफस्टाइल जियो, अभी भी सेव कर लो, अभी एसआईपी कर लो, बाद में एंजॉय कर लेना, बाद में वो पैसा खर्च कर लेना। तो ये किस हद तक सच है? आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में जैसे अब बहुत अच्छा कॉर्पस बना लिया है, तो अभी आप क्या करते हो? लाइक अगर आप अर्ली 50s में हो, कुछ साल बाद रिटायरमेंट भी होगी आपकी, तो उसके बाद आपका प्लान क्या है? और आप ये इतना बड़ा कॉर्पस कहाँ खर्च करते हो? पहली बात हाँ, मतलब 58-60 रिटायरमेंट एज है, बट मैं नहीं लग रहा है कि मैं 80 तक रिटायर होने वाला हूँ, ओके, बिकॉज़ आई विल बी डूइंग समथिंग और अदर, ओके, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। रिगार्डिंग मिनिमलिस्ट, ओके, सो बेसिकली मैं गुजराती फैमिली से आता हूँ और अगर आप बोले तो गुजरातियों का वो है कि इफ़ देयर इज़ अ वैल्यू फॉर मनी तो आप पैसा स्पेंड करो, ओके। मतलब स्प्लर्ज करना जनरली मतलब नहीं है क्योंकि जो भी बोलो पेरेंट्स का सिचुएशन देखा है या जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुआ है, बट कभी ऐसा ऐसा नहीं है कि चलो अभी इधर डाल दिया लाख, 5 लाख, 10 लाख डाल दिया, ऐसा मतलब कभी किया नहीं है, कर भी नहीं सकता हूँ। सो बेसिकली आई बिलीव इन मिनिमलिस्टिक लाइफ, ओके, जो ज़रूरत है उतना मतलब करो और अगर चल रहा है यूज़ हो बराबर है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चलो नया ले लो। एंड आई बिलीव इन कि मतलब कुछ भी अगर बिगड़ता है तो रिपेयर कर लो। आज की जनरेशन को काफ़ी ऐसा है कि अरे खराब हो गया तो नया ले लो टाइप से, ओके, सो वो टाइम मेरा टाइप का वो मतलब मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है क्योंकि सब चीज़ रिपेयर हो सकती है। हाँ, सो मिनिमलिस्टिक लाइफ़ मैं जीता हूँ बट हाँ, मेरा एक है कि मेरे को रोलेक्स बाय करनी है और मैं अभी गया भी था बट वो रेडीली अवेलेबल नहीं था, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बुकिंग के लिए मतलब डिलीवर करने के लिए। बट हाँ, मेरा मतलब एक है एस्पिरेशन। तो बट सर आप अपने बच्चों को अभी अगर फाइनेंस सिखाते हो, तो कैसे सिखाते हो और क्या एडवाइस देते हो? क्योंकि अगर 20 से 25 साल पहले की बात करें तो ऐसा बहुत बड़ा पैसा किसी के पास भी नहीं था। सब राइट, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं, जिनने करेक्ट। अगर आज भी बहुत बड़ा पैसा बनाया तो। हुँ, तो आज जब आपके पास थोड़ा पैसा होता है, हुँ। तो आप अपने बच्चों में वो कल्चर कैसे इनकलकेट करते हो? उन्हें सेविंग्स और उन्हें फाइनेंस कैसे आप सिखाते हो? सो मैं मेरे किड्स नाउ दे आर ग्रोन अप एक्चुअली, ओके, बट एक चीज़ हमारा फैमिली में होता है कि इस कुछ भी चीज़ चाहिए तो ये जिसका ज़रूरत है कि नहीं पहले 2 बार सोचो। अगर कोई अल्टरनेट है जो घर में जिसके साथ चल सकता है, वो पहले सोचो। वर्स्ट केस अगर लग रहा है कि नहीं है मतलब लेना ही पड़ेगा तो जाके ले लो। ओके, सो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि यू डोंट हैव टू स्प्लर्ज, ओके, मतलब जो स्पेंड मतलब जो इम्पल्सिव बाइंग जो है, इम्पल्सिव स्प्लर्जिंग है, वो कभी नहीं करना है। सो दैट इज़ वन थिंग व्हिच आई हैव टॉट टू माय किड्स एंड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। सेकंड इज़ कि मैंने अपने किड्स को बताया है कि ये सब मटेरियलिस्टिक जो है, उसके वजह से आपका सक्सेस मेज़र नहीं होता है, ओके? कि आपके पास कितना बड़ा गाड़ी है या कितना बड़ा घर है, उससे नहीं होता है, ओके? आपका जो सक्सेस ये जो है, वो आपका नॉलेज या आपका जो आपका जो इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर होता है। और वो रीज़न से ही मतलब बच्चों मतलब माय किड्स आर ना अलाइन्ड है और कभी उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए। ऑल्दो
किड्स बोलते हैं कि भाई आप बड़ा गाड़ी ले लो, नया गाड़ी ले लो, क्योंकि 10-11 साल हो गया, अभी फरवरी में 11 साल हो जाएगा। बट मतलब हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरे को तो रोल्स रॉयस लेना है, जो कि अभी उतना पैसा नहीं है, बट हाँ, करूँगा। बट किड्स वही बोलते हैं कि नाउ यू शुड स्पेंड एक्चुअली, क्योंकि अभी इतना आपने मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपने इतना कमाया है, एंड यू डोंट नीड टू सेव फॉर अस, बिकॉज हम मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब कर लेंगे, मतलब तो वो पर्सपेक्टिव से मतलब वो है। हाँ, सो रिगार्डिंग टीचिंग, वही मैं बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसा मिलता है, वो मैं बच्चों को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, और मैं सिखाता हूँ कि स्टॉक में किस तरह से करना चाहिए। ओके, जो मैं थोड़ा उसको गाइड करता हूँ, हैंड होल्ड करता हूँ कि भाई यू जस्ट फिगर इट आउट कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, वो टाइप से मैं सिखा रहा हूँ। सर अगर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को भी कुछ सिखाना चाहें, आपके पेरेंटिंग के लेसन में से कुछ। ओके, सो मैंने बताया पहले, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। हम्म। ओके, सो स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखो, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, ओके, मतलब जिसको मतलब बोलते हैं ना कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो बटरफ्लाई होने लगता है स्टमक में, ओके, तो वो टाइप का अगर है तो आपको सेफ स्टॉक में ही डालना चाहिए, और सेफ मतलब लार्ज कैप स्टॉक जो बोलते हैं उसमें डाल सकते हो, जैसे कि रिलायंस है या एयरटेल है, कि ऐसे जो एल&टी है, जो जिसका मतलब ग्रोथ ईयर ओवर ईयर दिखता ही है आपको। सो वो आप वो टाइप का स्टॉक में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं फॉर अ यंगस्टर। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग बोले मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बट स्टॉक में भी एसआईपी हो सकता है। ओके, सो आजकल अभी जो मतलब काफ़ी साल पहले मैं जब स्टार्ट किया तभी ऐसा नहीं था, बट अभी आजकल तो आपको एक स्टॉक लेना है तो भी ले सकते हो, एक शेयर लेना है तो भी ले सकते हो। तो आपके पास जितना भी पैसा बचता है, मतलब आपके पास 1000 रुपये बचता है, 2000 बचता है, 5000 बचता है, जितना भी बचता है आप एक एक स्टॉक लेके कर सकते हो। सो बेसिकली वेदर इट इज़ एल&टी लेना है, रिलायंस लेना है, जो भी है, आप एक एक स्टॉक हर महीने ले सकते हो, बट वो एक डिसिप्लिन चाहिए, तभी आपका कॉर्पस स्लोली बिल्ड होगा। सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, ओके, मतलब यू आर रेडी टू टेक मोर रिस्क, ओके, तो फिर आपको स्मॉल कैप या मीडियम कैप, मिड कैप जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी वो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको आपके आजू बाजू देखना चाहिए। ओके, आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आप मीडिया, सोशल मीडिया में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि क्या टाइप का प्रोडक्ट्स या क्या टाइप का सर्विसेज ज़्यादा चल रहा है। ओके, और आपको थोड़ा फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी इंडिया में या जो भी एरिया में आप जो भी कंट्री में हो, वहाँ पे कौन सी कंपनी उसमें लीड कर रही है, राइट, मतलब ग्रोइंग अप कंपनी है। तो वो मिड कैप या स्मॉल कैप में आप वो ऐसे ढूंढ सकते हो थोड़ा रिसर्च करके, भाई कौन सी कंपनी का ज़्यादा मतलब दिख रहा है कि भाई ये ग्रो हो रही है, और वो उसमें कर सकते हो। बट वो उसमें वही है, स्मॉल कैप या मिड कैप जो है या माइक्रो कैप है, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, और रिस्क की वजह से लोग कई बार इन्वेस्ट करते हैं, पैसा गंवा दिया तो फिर दूसरी बार करते ही नहीं है, मतलब ऐसे बोलते हैं जो हाथ जल गया, ओके, हाथ जल गया तो लोग मतलब फिर बाद में डालेंगे नहीं। सो वो पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि किसी ने टिप दिया इसलिए लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अनलेस एंड अनटिल वो जो सोर्स है आपका, या वो काफ़ी रिलायबल सोर्स है, ओके, कि भाई वो जिसको पता है पूरा मार्केट का एंड टू एंड, वो अगर बता रहा है अलग बात है। बट अगर ऐसे रैंडमली किसी ने बोल दिया कि आपके दोस्त ने बोल दिया अरे ये ले ले यार ऐसा, तो वो नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा लिटिल बिट रिसर्च चाहिए, और रिसर्च में आपको वही बोलूँगा, मैं कोई ऐसा वो मतलब डीप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं खाली न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ, वो भी मुश्किल से 15 मिनट या आधा घंटा। उससे मैं मतलब न्यूज़ गैदर करता हूँ एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड देन ट्राई टू इन्वेस्ट। एंड सर आप अगर फाइनेंशियली फ्री है एंड तो अगर आज मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली? ऐसा तो फॉर्मूला जैसा तो नहीं बोल सकते, बट देखिए, फाइनेंशियली फ्री का मीनिंग क्या है कि आपका इनकम जो है उससे आपका एक्सपेंडिचर कम है, दैट मीन्स कि आपके पास कुछ पैसा बच रहा है। ओके, अगर आपका इनकम से एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होगा तो आप कितना भी कमा रहे हो, आपका पैसा मतलब फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते हो, यू विल बी ऑलवेज इन डेट। ओके, नाउ आपके जैसे लोगों को अगर फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आई थिंक बेस्ट इज़ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ओके, अभी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे बताया वैसे आप स्टॉक में भी थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेके कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वैसे आप
थोड़ा रिस्की बेट ले सकते हो, क्योंकि जैसे आप जैसे लोग हैं, यंगस्टर है, अभी आपका कोई आगे पीछे फैमिली में इतने लोग नहीं होंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, राइट? मतलब आप जैसे यू आर यंग गाय, राइट? तो आप थोड़ा स्टॉक में अर्ली इन्वेस्ट कर सकते हो, पर थोड़ा रिसर्च करके करना चाहिए, तो ही मतलब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। एंड एसआईपी करके करना चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ही मतलब हो सकता है। और दूसरा ये है, काफ़ी लोग क्या है कि जो मैंने बताया इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो काफ़ी लोग इनकम जो आती है पहले स्पेंड कर देते हैं, फिर बचते हुए उसमें से इन्वेस्ट करते हैं। उसकी जगह पे यू हैव टू ना, मतलब आपको खुद को समझना चाहिए कि भाई हर महीने मेरा सपोज़ जो आ रहा है इनकम है, उसका मैं डिसाइड कर लो आप परसेंटेज कि 5% या 10%, ओके, या 20%, जो भी आपको बचता है पैसा, वो हिसाब से आप पहले डिसाइड कर लो कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा ही हर महीने। ओके, सो अगर सपोज़ आप 50,000 कमा रहे हो हर महीने, तो आप डिसाइड कर लो कि मैं 10,000 में इन्वेस्ट करूँगा। ओके, अभी 10,000 में से आप वो डिसाइड करो कि से 5,000 मैं स्टॉक में करूँगा, या 6,000 मैं स्टॉक में करूँगा, और 4,000 मैं म्यूचुअल फंड में करूँगा। ओके, सो वो सबसे पहले जैसे सैलरी आता है वो आपको ये कर देना चाहिए कि इन्वेस्ट कर दो 10,000 रुपया, ये कोई भी प्रोपोर्शन में, और फिर बाद में जो बचता है उसमें से आपका स्पेंड करो। सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली इट्स अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एंड नॉट द अदर वे कि भाई पहले स्पेंड कर लो फिर बचता है उसमें से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, सो वो है। और अगेन मैंने बताया वैसे इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा एडवाइस लेके करना चाहिए, या थोड़ा रिसर्च करके करना चाहिए। तो सर अभी तो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, कुछ साल बाद रिटायरमेंट है, तो अभी एग्जैक्टली क्या प्लान है कि अब यहाँ से वर्ल्ड टूर पे निकलना है या इन्वेस्टिंग को फुल टाइम में कन्वर्ट करना है? तो सर व्हाट आर योर प्लान्स? नहीं, सो मेरे को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। आई हैव बीन टू अराउंड 15 कंट्रीज़, एंड आई वांट टू मे बी ट्रैवल मोर। सो वो एक मेरा एस्पिरेशंस वो भी है कि आई वांट टू ट्रैवल एवरी ईयर, मतलब ना टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो वो तो मेरा है ही, मतलब जो मेरा अभी कॉर्पस है या जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैं थोड़ा स्पेंड कर सकता हूँ। फुल टाइम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हाँ, मतलब वो भी सोच रहा हूँ कि जैसे रिटायर हो जाऊँगा तो मैं और ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। देन आई विल बी एबल टू मे बी मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा मैं ध्यान दूँगा तो ज़्यादा मतलब रिटर्न मिल सकता है। अभी तो क्या है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, मतलब इसमें शेयर बाज़ार में कुछ देखने का, करने का। और जो पड़ा है वो पड़ा है टाइप से, अगर लेना है तो मतलब 1 मिनट ट्रेड करके ले लिया टाइप से है। बट अगर फुल टाइम में रहूँगा तो मेरे को पता है कि मैं मेरा कॉर्पस को काफ़ी ग्रो कर पाऊँगा, मे बी 2x 3x में साल 2 साल में मैं कर पाऊँगा, ऐसा मेरे को पता है। तो वो मे बी सोच रहा हूँ कि क्या करना है डाउन द लाइन, मतलब। बट हाँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने एक बुक में मतलब डाला है। वो बुक मेरा ये बुक है जिसमें मेरा जो 10 साल 15 साल में जो भी मैं करियर में जो कर रहा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, तो उसमें से जो भी मिस्टेक्स हो रही थी वो मिस्टेक्स, मतलब मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो जैसे वो मैंने सब मेरा एक्सपीरियंस था मैंने इसमें डाल दिया बुक में। और सो दैट ना आपके जैसे कोई यंगस्टर है जिसको ये लाइन में अगर आगे बढ़ना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या लीडरशिप में आगे बढ़ना है, तो ये बुक उसको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें क्या मतलब अवॉइड करना चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह सब लिखा है। और हो सकता है फ्यूचर में मतलब रिटायर होने के बाद मैं और कुछ बुक लिखूँ, मतलब एक या और दो तीन बुक और लिखूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो मैं कर पाऊँगा करके। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला एंड काफ़ी मज़ा आया। ओके, थैंक यू। थैंक यू माय सो ऑनर, मच। या थैंक यू।